हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज पुरोहित आपका इन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अंग्रेजी के एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस। इस पैसिव वॉइस को लेकर कई सारे डाउट्स, कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पैसिव वॉइस को लेकर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से समझना है पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इनका यूज किस प्रकार से होता है और एग्जाम में इनके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहली बात, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या परिभाषा है पैसिव वॉइस की। तो देखते हैं, यदि सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस है, सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। यदि कोई सेंटेंस कर्ता प्रधान है तो उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे, जबकि ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। तो इन परिभाषाओं से हमारे एक अंतर समझ में आता है, कर्ता प्रधान वाक्य एक्टिव वॉइस होते हैं और कर्म प्रधान वाक्य पैसिव वॉइस होते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। एक माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। एक्टिव और पैसिव में समानताएं क्या होती है, इनको समझने के लिए इससे पहले हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस और ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है। कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है, इसको देखने के लिए हम ये एक छोटा सा ट्रिक याद करेंगे, जिससे आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है वो समझ में आएगा और उसके द्वारा आप किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। जब भी कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ होता है तो उस वाक्य के सबसे अंत में वर्ब लिखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक सेंटेंस देखते हैं, राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है, तो इस वाक्य के सबसे अंत में जो लिखा होता है खेलता है, ये इसकी वर्ब है। और जब आप इस वर्ब से पूछेंगे हु यानी कौन, वर्ब से कौन पूछने पर हमेशा जवाब आता है सब्जेक्ट। जब आप वर्ब से पूछेंगे कौन तो जवाब आएगा सब्जेक्ट। कौन क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार जब आप इस वर्ब से पूछेंगे व्हाट या हुज यानी क्या या किसको, तो जवाब आएगा ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच के इस रिलेशन को समझकर हम उस वाक्य के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वाक्य के अंत में हमेशा वर्ब होती है। वर्ब से पूछेंगे कौन, जवाब आएगा सब्जेक्ट। वर्ब से पूछेंगे क्या या किसको, जवाब आएगा ऑब्जेक्ट। राम क्या खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। क्या का जवाब किसने दिया, क्रिकेट ने, तो ये क्रिकेट इस वाक्य का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस वाक्य की शुरुआत कहां से हो रही है, राम से यानी सब्जेक्ट से, तो ये सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। यदि इस वाक्य की पैसिव बनाई जाए, क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है, अब वाक्य की शुरुआत कहां से हो रही है, क्रिकेट से हो रही है, और इस वजह से अब ये क्या बन गया, अब ये पैसिव वॉइस बन गया। कर्ता प्रधान सब्जेक्ट बेस्ड होने पर एक्टिव और कर्म प्रधान ऑब्जेक्ट बेस्ड होने पर पैसिव वॉइस। ये इन दोनों की परिभाषाएं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। किसी एक्टिव और पैसिव में क्या समानताएं होती है, व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो देखेंगे, पहली समानता समान अर्थ, यानी किसी भी एक्टिव और पैसिव का मीनिंग हमेशा सेम रहता है। यदि आप किसी वाक्य को एक्टिव वर्जन में लिख रहे हैं फिर उसकी पैसिव बना रहे हैं, तो दोनों के अर्थ में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हमने कभी एक एग्जांपल देखा था, राम क्रिकेट खेलता है। यदि इसकी पैसिव बनाई जाए तो पैसिव बनेगी, क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। इन दोनों ही अर्थ में, इन दोनों ही कंडीशन में इस वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। चाहे राम क्रिकेट खेलता है ऐसा लिखिए या क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है ऐसा लिखिए, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इट मींस क्या हुआ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इन दोनों के अर्थ में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इनका अर्थ एक समान रहता है।
दूसरा देखेंगे एक्टिव और पैसिव में समानता, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी एक्टिव को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो उसके टेंस में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि एक्टिव में प्रेजेंट टेंस है तो उसका जब पैसिव बनेगा तो उसमें भी प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। यदि एक्टिव में पास्ट टेंस है तो जब उसका पैसिव बनेगा तो उसमें भी पास्ट टेंस ही रहेगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी समानता देखते हैं, वाक्य के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि सिंपल सेंटेंस एक्टिव है तो उसका पैसिव भी सिंपल ही बनेगा। यदि इंटरोगेटिव है एक्टिव तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। यानी एक्टिव से पैसिव में बदलते समय उस सेंटेंस के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये समानताएं हैं किसी भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्यों में। क्या क्या समानताएं बताइए? मीनिंग सेम रहेगा, टेंस सेम रहेगा और उनके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर अंतर क्या होता है एक्टिव और पैसिव में? क्या अंतर होता है एक्टिव और पैसिव में? इनकी परिभाषा से हमें पता चल गया अंतर क्या होता है। एक्टिव हमेशा सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस होते हैं और पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस होते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस और ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस, इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। अब आगे बात करते हैं हम कि एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, हमारे एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। एग्जाम में एक एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ होता है और हमें उसके पैसिव बनाने होते हैं। तो किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, किस प्रकार से हम एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे? किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हम 5 स्टेप यूज करते हैं। ये 5 स्टेप हम यूज करेंगे जिससे हम किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं। 5 स्टेप, पहला है टेंस की पहचान, यानी आपको जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस के टेंस की पहचान करनी है। उस वाक्य में कौन सा टेंस चल रहा है और उस टेंस के अनुसार ही हम उसकी पैसिव बना पाएंगे। दूसरा स्टेप है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, यानी जो एक्टिव वॉइस आपको दिया गया है उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करना है। तीसरा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में परिवर्तन, यानी दिए गए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल देंगे। ये सब कैसे होगा ये आगे बात की जाएगी। अभी आपको सिर्फ ये 5 रूल्स याद करने हैं, 5 स्टेप याद करने हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं, ये कैसे होंगे ये बाद में बताया जाएगा। एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए कौन से 5 स्टेप हैं, अभी हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। ये कैसे यूज करने हैं इसके बारे में आगे बात की जाएगी। चौथा स्टेप है टेंस के अनुसार सही सहायक क्रिया का प्रयोग करना। जब आप किसी एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे तो उसमें दिए गए टेंस के अनुसार, जो आपने टेंस की पहचान की है उसके अनुसार सही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और 5वां स्टेप है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय का प्रयोग, यानी पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और उसके साथ हमेशा बाय का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की कोई फर्स्ट सेकंड आईएनजी फॉर्म कभी पैसिव में यूज नहीं होती। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। तो ये 5 सिंपल से स्टेप है जिनका यूज करके हम किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले दिए गए वाक्य की टेंस की पहचान, उसके बाद उस वाक्य के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में परिवर्तन, फिर टेंस के अनुसार सही सहायक क्रिया का प्रयोग करना और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय का प्रयोग करना। ये सारे स्टेप कैसे यूज होंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी तक जो आपको बताया गया है उसे सही ढंग से एक बार समझें, रिवाइज करें और इसको और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जैसे कि हमने बात की थी अभी, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम उसमें 5 स्टेप का यूज करते हैं। उन 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप था किसी भी दिए गए वाक्य की टेंस की पहचान करना। तो टेंस की पहचान करने के लिए कैसे करेंगे हम, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाक्य में कौन सा टेंस है? इसके लिए एक टेबल आपको याद करनी है। ये टेबल आपके हर जगह काम आएगी, हर टॉपिक में काम आएगी, इसलिए कम से कम ये टेबल आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। इससे आप किसी भी वाक्य में कौन सा टेंस उसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे? ये टेबल है, एक तरफ लिखेंगे नेम ऑफ द टेंस, दूसरी तरफ लिखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
और उसके बाद आप इस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के द्वारा किसी भी वाक्य में कौन से टेंस की पहचान कर सकते हैं। यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लिखा हुआ है, डू या डज लिखा हुआ है, तो ऐसे वाक्य में हमेशा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। किसी भी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू डज लिखा हो तो ऐसे वाक्य में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इसी प्रकार यदि किसी वाक्य में इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखा हो तो वहां हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यदि किसी वाक्य में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यदि किसी वाक्य में हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यदि किसी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, देखो बीच में ऑब्लिक किया हुआ है, इसका मींस या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों में से कोई एक। ये होने पर हमेशा पास्ट सिंपल टेंस होता है। इसी प्रकार was वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस को शो करते हैं। had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होने पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। फिर आगे बढ़े, had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होने पर हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यदि किसी वाक्य में विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। यदि किसी वाक्य में विल बी सेल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है तो वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। यदि किसी वाक्य में विल हैव सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और यदि किसी वाक्य में विल हैव बीन सेल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लिखा हुआ है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो ये 12 अलग अलग टेंस होते हैं और ये 12 अलग अलग टेंस में हर टेंस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज की जाती है, क्योंकि टेंस की परिभाषा ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का सही रूप ही टेंस कहलाता है। तो आपको हर टेंस की वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए, कौन से वर्ब की फॉर्म होने पर कौन सा टेंस होता है। तो आज आपका मेनली जो होमवर्क ये रहेगा कि आपको इस टेबल को पूरा याद करना है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होने पर टेंस कौन सा होता है ये आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, तब आप इस पैसिव वॉइस को आगे और भी अच्छे से समझ पाएंगे। आज की वीडियो में आपने जितना भी देखा उसे सही ढंग से समझने की कोशिश करें और इस टॉपिक को आगे और बढ़ाया जाएगा। थैंक यू।